हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज आइटम्स को आइडेंटिफाई करना, वो कैसे करना है। आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत से रूल दिए गए हैं। उन रूल के अंदर दो मेथड आते हैं, पहला गोल्डन रूल और दूसरा मॉडर्न रूल। ये रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग को कैसे करना है। ठीक है, अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है। तो देखिए, जैसे कि एक इमारत, एक बिल्डिंग कैसे खड़ी रहती है, अपने पिलर्स के थ्रू, है ना। वो पिलर नहीं रहेंगी तो इमारत गिर जाएगा। वैसे ही एक अकाउंटिंग के पिलर्स होते हैं। अकाउंटिंग के पिलर्स कितने होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंसेस और लास्टली रेवेन्यू। देखिए, ये अकाउंटिंग के पिलर्स हैं। एक एक करके आज हम इसे समझने वाले हैं। देखिए, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज एंटिटी कंसेप्ट। उसमें हमें क्या बताया गया था कि ओनर और उसकी बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है। ये हमें कौन सा कंसेप्ट बताता है? एंटिटी कंसेप्ट। उसी से हमें एक टर्म सीखने को मिला था, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो भी चीज मालिक अपने बिजनेस में लगाता है, बिजनेस में क्या क्या लगाएगा वो, या तो वो कैश लगाएगा या फिर कोई सामान लगाएगा, तो या तो कैश या फिर इन काइंड लगाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। और इस कैपिटल के बदले बिजनेस से ओनर क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि मालिक ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, अब ये मालिक चाहता है कि वो 5 लाख उसे किसी भी फॉर्म में बस उसे मिल जाए, पूरी अमाउंट उसे मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने और एक चीज समझा था कि मालिक और उसका बिजनेस अलग अलग है और हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वहां से हमें और एक का कंसेप्ट मिला कि जो मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैश या फिर कोई भी सामान, तो उसे हम कैपिटल तो कहते ही हैं। साथ ही ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक बोझा बन गया। बोझा को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, मान लीजिए कि आप उस बिजनेस के मालिक हो। ठीक है, अब देखिए, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया कैपिटल लगाकर। ठीक है, लेकिन अब क्या सिर्फ कैपिटल लगाकर ही वो बिजनेस काम चलने लगेगा? नहीं, हमें अब कोई मशीन लगाना है ताकि हम क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, और हमें एक बिल्डिंग भी चाहिए जिसमें हमें प्रोडक्शन करना है, जहां पर हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मशीनरी, ये बिल्डिंग और फिर वो सामान जो हम खरीदने के लिए, बेचने के लिए खरीदे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हमें क्या कर रही हैं? एक तो हम इन पे हमारा मालिकाना हक है, मतलब ओनरशिप है, प्लस इनसे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, है ना, बेनिफिट मिलेगा। समझ आई बात? मैंने क्या कहा, आपको समझ आया? देखिए, मशीनरी क्या काम में आएगा? हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। बिल्डिंग मतलब कोई स्पेस तो चाहिए ना प्रोडक्शन करने के लिए। और स्टॉक का मतलब वो सामान जो हम खरीद कर लेकर आए हैं उसे बेचने के लिए। तो ये सभी चीजों पे हमारा मालिकाना हक है, प्लस इन सभी चीजों से हमें क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो सामान जिनसे हमें बेनिफिट मिलने वाला हो, प्लस जिन पे हमारा मालिकाना हक हो, उन्हें हम एसेट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पिलर है अकाउंटिंग का। समझ आई बात? एसेट क्या है? वो कोई भी चीज जिसका इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, और उससे बेनिफिट मिलता हो। किसे? मालिक को, मतलब आप लोग को। ठीक है, और आप लोग उनके क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। समझ आई बात? अब इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इट मीन्स, एसेट का मतलब इट मीन्स एनी रिसोर्स, वो एनी रिसोर्स दैट अ कंपनी ओन्स, मतलब जो बिजनेस का होना चाहिए वो, विच हैज इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसे में मोल हो सकता हो। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब
कोई भी ऐसा चीज जो उसका जो मालिक का प्रॉपर्टी हो, बिजनेस एंटरप्राइज का प्रॉपर्टी हो और उससे मालिक को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। एसेट का एग्जांपल क्या क्या है, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक। स्टॉक का मतलब वो सामान जो हम बेचने के लिए लाए थे लेकिन अब रह गया है, अनसोल्ड है, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। और जो नगदी हमने पैसा कमाए, ठीक है, वो भी हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। समझ आए बात। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉक। स्टॉक मतलब वो सामान, जैसे कि वो सामान जो हमें अभी बेचना हो, ठीक है, अभी अनसोल्ड है लेकिन हमें उन्हें बेचना हो। तो देखिए यहाँ पर मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, कैश है। तो देखिए मशीनरी और बिल्डिंग क्या हम एक दिन में इसे खरीदते हैं और दूसरे दिन इसे बेच देते हैं? नहीं। बिल्डिंग का भी सेम, आज हम खरीदे तो कम से कम तो हम इसे 10 से 15 साल चलाएंगे ही, ठीक है, और इससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक देखिए, स्टॉक क्या हम एक साल तक, मतलब वो सामान जो हम बेचने के लिए लाए हैं, क्या हम एक साल तक उसे रहने दें, 2 साल तक उसे रहने दें, उसे बेचे ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता है। और देखिए कैश हम लोग का लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ऑलरेडी हम लोग का लिक्विड फॉर्म में है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या पता चलता है, ये सभी एसेट हैं लेकिन सबका कैटेगरी सेम नहीं है। समझ आए बात, क्या बोला मैंने, सारे ही एसेट हैं बट सभी का कैटेगरी सेम नहीं है। तो वो एसेट जो लंबे टाइम तक चले और जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलते ही रहे, ठीक है, और जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट ना हो, क्या कहा मैंने, वैसे एसेट जो आज खरीदा कल बेच दिया, 10 दिन बाद बेच दिया, वैसा एसेट नहीं। वो एसेट जो हमने आज खरीदा और कम से कम 10 से 15 साल वो चलने वाला है, 10 से 15 साल हमें उसका बेनिफिट मिलते रहेगा, ठीक है, प्लस हमें उसे जल्दी नहीं होती कि उसे हम बेच दे, ठीक है। तो वो एसेट कौन से एसेट होते हैं, नॉन करेंट एसेट, ठीक है। इसके डेफिनेशन का देखिए, नॉन करेंट एसेट रेफर्स टू दोज एसेट which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services। मतलब वो एसेट जो हमारे बिजनेस में कंटिन्यूड यूज के लिए रखी गई हो और वो किस काम में आती हो, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर सेल, और जिसे हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, अगेन बेचने के लिए नहीं खरीदते, उसे हम कौन सा एसेट के नाम से जानते हैं, नॉन करेंट एसेट। समझ आई बात, वो एसेट जो लंबे टाइम तक हमारे पास रहने वाला है, जिसे हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा और उससे हम प्रोडक्शन काम में लगाते हैं, तो उन एसेट को हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मशीन से हमें लंबे टाइम का बेनिफिट मिलेगा, बिल्डिंग से हमें लंबे टाइम का बेनिफिट मिलेगा, और लेकिन स्टॉक तो हम आज लाए, ठीक है, 2-3 महीना में वो स्टॉक खत्म, अब नया स्टॉक लाकर उसे हमें बेचना है, ठीक है। तो जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहा, जो एसेट 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हम उसे 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं, ठीक है, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। और वो एसेट जो हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, प्लस जिसे हमने इसलिए नहीं खरीदा ताकि हम उसे बेच सके, हमने उसे इसलिए खरीदा है ताकि हम उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट पा सके, तो वो होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, सॉरी यहाँ पे करंट एसेट होगा, करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर मिंट फॉर सेल, मतलब जिसे हमने खरीदा है किस मोटिव से, बेचने के मोटिव से, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, और जिसे मैनेजमेंट मतलब जिसे मालिक कन्वर्ट करना चाहता हो इन कैश, मतलब जिसे बेचना चाहता हो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिस एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर देना चाहते हो, और तो और उसे हमने खरीदा इसीलिए है ताकि हम उसे बेच सके, तो वैसे एसेट को हम किस नाम से जानते हैं, करंट एसेट। समझ आई बात, नॉन करंट एसेट समझ आ गया, करंट एसेट समझ आ गया। अब देखिए नॉन करंट एसेट्स अब 2 पार्टों में डिवाइडेड हुआ है। पहला टेंजिबल एसेट। देखिए टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अब भैया ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, देखिए हमें पता है लैंड, सभी चीज तो देखना है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा, ये सभी चीज हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस है। तो वो एसेट कौन सा एसेट होता है? टेंजिबल एसेट। इसका ठीक उल्टा इनटेंजिबल एसेट, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इनटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा एसेट होता होगा जिसे हम देख सकते नहीं है, छू नहीं सकते? तो देखिए, एसेट का मीनिंग मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर आपका मालिकाना हक हो, राइट हो, प्लस जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो अब देखिए, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आपकी फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, और आपके सामने ही ठीक आपका एक कंपटीटर का भी फर्नीचर का दुकान है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कंपटीशन कितना बढ़ा हुआ है। आपका भी फर्नीचर का दुकान और आपके सामने, ठीक बिल्कुल सामने एक और फर्नीचर का दुकान है, लेकिन जो कस्टमर है वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ आई बात? मतलब आपके पास ज्यादा कस्टमर आ रहा है और सामने ओपोजिशन पार्टी के पास कम कस्टमर आ रहा है। ये किसके वजह से हो सकता है? हमने अच्छे से बिहेव किया हो, हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, हमारे मार्केट में क्या हो सकती है, अच्छा एक इमेज अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए, एक तो हमारा उसमें मालिकाना हक है, भाई हमारी इज्जत, हमारा मालिकाना हक है, प्लस इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट? कि हमारे पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वो भी तो हमारा एसेट कहलाएगा ना। तो वो एसेट जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। और हमारा इज्जत हम उससे हमें बेनिफिट मिलती है, प्लस इस पे हमारा मालिकाना हक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल के नाम से जानते हैं। गुडविल का मतलब क्या हुआ? हमारा इज्जत, जिससे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है हमें। ठीक, अब आते हैं हमारा जो सेकंड पिलर है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? देखिए, अब हमारे बिजनेस में जो भी हमें फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है, हमारा बोझा है कि हमें उसे पेमेंट करना है। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए हम अपने सप्लायर से, सप्लायर पता है ना, जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब सामान देते हैं, सप्लायर से क्रेडिट में सामान खरीदा है, ठीक है, हमने क्रेडिट में सामान खरीदा। तो अब क्या होगा, ये जो सामान हम खरीद कर लेकर आए हैं, इसके हमें पैसे देने होंगे इन फ्यूचर। तो ये हमारे बिजनेस पे एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब एक ऑब्लिगेशन है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो उधार में सामान खरीदा उसे हम पेमेंट करें, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी, बोझा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए, बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए लोन लिया, लोन, ठीक है, कंपनी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, कहीं से भी लोन लिया, अब इस लोन को हमें इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है? लायबिलिटी है। समझ आई बात? लायबिलिटी है, समझ आई बात? अब देखिए, लायबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या समझा था कि मालिक बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि बिजनेस के लिए वो बोझा हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझना चाहिए कि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। अगेन, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब बिजनेस को मालिक को ये कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो वो लायबिलिटी जो बिजनेस को अपने ओनर को पेमेंट करना है, अगेन वो लायबिलिटी जो बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ओनर, मालिक को देना है, उस लायबिलिटी को हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। समझ आई बात? वो लायबिलिटी जो बिजनेस एंटिटी किसे पेमेंट करेगा? ओनर को, उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और जो हम अपने सप्लायर को पेमेंट करने वाले हैं, मतलब बिजनेस अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा, बिकॉज क्रेडिट फैसिलिटी दी थी, हमें उधार में सामान दिया था, हम जो ये पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस के आउटसाइड। समझ आई बात? बिजनेस मतलब मालिक को छोड़ के अगर बिजनेस को बाहर में किसी को भी पेमेंट करना है तो वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, हमारा लायबिलिटी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। हमारा लायबिलिटीज फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज।
अगेन नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी जिन्हें पेमेंट करने के लिए हमें कोई भी जल्दी नहीं होती, ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइम होता है मोर देन 1 ईयर। अगेन क्या बोला मैंने, नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है कंपनी की जिनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास 1 साल से ज्यादा का वक्त होता है। अब इसे डेफिनेशन के तौर पे देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज आर अ कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंस है ये, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑब्लिगेशंस that are carried over a number of years or at least more than one accounting cycle। मतलब अकाउंटिंग साइकिल कितना पीरियड का होता है, 1 साल का होता है। तो ये 1 साल से ज्यादा का जब हमारे पास टाइम होता है अपना डेप्ट को पेमेंट करने के लिए, अपने कर्ज को पेमेंट करने के लिए, अपने बोझे को चुकाने के लिए, तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक इसका उल्टा है हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होता है जिसे पेमेंट करने के लिए हमारे पास 1 साल का टाइम होता है। करंट लायबिलिटीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर नॉर्मली विद इन 1 ईयर, जिसे हमें 1 साल के भीतर पेमेंट कर देना है। समझ आई बात? तो हमारा दूसरा जो पिलर है लायबिलिटी वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैपिटल आपको बता दिया गया, एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। समझ आई बात? अब देखिए एक्सपेंसेस, हमारा 4th पिलर। एक्सपेंसेस क्या होता है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए जो हम खर्च करते हैं उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। समझ आई बात? क्या कहा मैंने, एक बार फिर से, पैसा कमाने के लिए जो भी हमने खर्च किया इन द बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंसेस। अब इसके एग्जाम डेफिनेशन को देखिए, एनी कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, कोई भी ऐसा खर्च जो हमने किया किस लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इज एन एक्सपेंस, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सपेंस। इन अदर वर्ड्स एक्सपेंसेस आर अमाउंट दैट हैव बीन पेड or will be paid later for cost that have been incurred to earn revenue। या तो वो हमने अभी पेमेंट कर दिया हो या फिर आने वाले फ्यूचर में हम पेमेंट कर देंगे। इस खर्चे को जो हमें रेवेन्यू बना के देगा उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे वर्कर जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारे बिजनेस में काम किया प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, वो प्रोडक्शन हमारे पास आएगा, ठीक है, उस प्रोडक्शन को हम क्या कर देंगे, उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, बेच देंगे, उससे हमें पैसा आएगा। समझ आई बात? तो हम उस पैसे से क्या करेंगे, अपने जितने भी खर्चा हुआ है उसे पेमेंट कर देंगे। तो जो वर्कर हमारे लिए काम कर रहे हैं उसे हम क्या देते हैं, वेतन देते हैं, फिर वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, ये सभी चीज हमारा एक्सपेंसेस कहलाएगा। और देखिए अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिया हो और उसमें हम अपना प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो ये भी एक टाइप का खर्चा है और इससे हमें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली मिलता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, अब देखिए हमने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुटने लगे। अगेन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में जो हमने खर्चा किया उससे हमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। समझ आई बात? हमारा 4th पिलर था एक्सपेंसेस। अब देखिए लास्टली रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 5 रुपीज का पेन है, पेन, ठीक है, ये 5 रुपीज का पेन हमने बेचा 7 रुपए में। समझ आई बात? 5 रुपीज का पेन हमने कितना में बेचा, 7 रुपीज। तो ये 7 रुपीज हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, रेवेन्यू। समझ आई बात? रेवेन्यू कहलाएगा। रेवेन्यू मीन्स द इनकम और अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, या तो ऑलरेडी हमने रिसीव कर लिया है या फिर इन फ्यूचर हम रिसीव करेंगे, फ्रॉम बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली ये रेवेन्यू हमें कब मिलता है, जब हम अपना गुड्स को बेच रहे हो, सर्विसेज रेंडर कर रहे हो और उसके बदले में हमें मनी मिलता है, अमाउंट मिलता है उसका। समझ आई बात? एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। हमारा 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। एसेट क्या है, जिसे
जिसपे मालिक का मालिकाना हक हो प्लस उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिलता हो, वो मालिक का एसेट कहलाता है। एसेट के दो टाइप है, क्या क्या? एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट, ठीक है। अब लायबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। बिजनेस किसी को भी अगर फ्यूचर में भी या नियर फ्यूचर में पेमेंट करता है तो उसे नियर फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। ये क्या है? हमारा ऑब्लिगेशन। ये क्या है? हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। कैपिटल क्या होता है कि बिजनेस में मालिक ने जो भी चीज इन्वेस्ट किया हो, या तो कैश में किया हो या फिर कोई सामान में किया हो, तो उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चा जो हमें रेवेन्यू बना के देगा। समझ आई बात? अब देखिए, रेवेन्यू क्या है? वो सामान जो हमने बेचा या वो सर्विसेज जो हमने रेंडर किया, उसके बदले में जो हमें मॉनिटरी बेनिफिट होता है, उसे हम रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। सो गाइस, आज हमने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। इस वीडियो के बाद हम सीखेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल के नाम से जानते हैं। वो आने वाले वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही।